हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मोलर मास का कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट ऑफ कंपोजिशन इन अ गिवन कंपाउंड, जो एलिमेंट का कंपोजिशन था, परसेंट कंपोजिशन, वो हमने फाइंड करना सीखा था। तो चलो आज हम बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। देखो, फॉर्मूला क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स होता है, ठीक है। किसका सिंबल्स होता है? ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सिंबल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, जो रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने सब्सटेंस है। लिख लीजिए, विच रिप्रेजेंट्स which represents one molecule of substance। one molecule of substance, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने सब्सटेंस हैं उस एलिमेंट्स के, ठीक है। दैट इज इट रिप्रेजेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल कॉम्बिनेशन किसका? एलिमेंट्स के या सब्सटेंस का रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो क्या होता है कि कोई भी, जैसे आपके वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? H2O, ये लिखते हो ना। तो H2O ये क्या है? एक लिखा गया है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो ये बताता है कि ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन है, किसका? एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन है। जैसे Na2CO3, CaCO3, HCl, ये सब क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उस कंपाउंड की एक मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो, ये तो बात हो गई फॉर्मूला की, ये तो बात हो गई कि जनरल जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं उसकी बात हो गई। अब हमें पढ़ना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये किस बला का नाम है भाई? ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या? तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसी को इरेज करके आपको बताते हैं, ठीक है। नोट करिए, देखिए, अब हम इसी को इरेज कर दे रहे हैं, आपको बताते हैं क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए हेडिंग डालिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हेडिंग डाला आपने? एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिखिएगा, द फॉर्मूला विच डिनोटेड द सिंपलेस्ट रेशियो, द फॉर्मूला विच डिनोटेड द सिंपलेस्ट रेशियो, जो क्या डिनोट करता है? सिंपलेस्ट रेशियो को डिनोट करता है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट होने चाहिए? इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, इन
वन मॉलिक्यूल of the compound is known as empirical formula, is known as EF. इसको हम लोग EF से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होता है। फिर से पढ़ो कि एक ऐसा फॉर्मूला which denoted the simplest ratio, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट्स को एकदम सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जब ये देख लिया तो अब इसी के बाद आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको भी जान लेते हैं। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? MF से, ठीक है। ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला विच डिनोट्स, एक ऐसा फॉर्मूला विच डिनोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, the exact number of atoms, जो क्या डिनोट करता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट in one molecule of substance, in one molecule of compound, in one molecule of the compound is known as molecular formula। अब ये क्या होता है भाई कि ये जैसे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपलेस्ट रेशियो डिनोट करता है उन एलिमेंट्स का एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये क्या बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं, एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आ गई कि जो हमारा EF होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है सिंपलेस्ट रेशियो। क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक। और जो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? एग्जैक्ट रेशियो। एग्जैक्ट रेशियो मतलब ये हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है और ये सिंपलेस्ट रेशियो को डिनोट करता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे हैं और कौन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। इसको नोट डाउन करिए। कर लिया? चलो हमें इरेज कर रहे हैं, आप करते रहिएगा धीरे धीरे। नोट करने के लिए बेटा क्या किया करो, आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, नोट कर लिया करो, फिर उसके बाद आराम से रिज्यूम कर लिया करो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल है क्या। देखो आप में से सभी लोग ग्लूकोज को जानते होंगे ना, ग्लूकोज का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक। अब देखो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करता है। ये एग्जैक्ट मतलब ग्लूकोज जब भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके चलो अब इसका जो होगा
एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बोलोगे भाई? देखो सबका एग्जैक्ट रेशियो ले लो, सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, मतलब अगर 6 से डिवाइड कर दो सब में तो क्या मिल जाएगा आपको? CH2O, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब आप समझ गए होगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जैसे अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3। NH3 होता है। अब इसका ये तो सिंपलेस्ट में लिखा ही है, तो इसका यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा और यही NH3 ही क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा। समझ गए आप? चलो अब हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन EM एंड FM। रिलेशन बिटवीन EF एंड MF, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके बच्चा, चलो देखो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये क्या होता है? N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे N क्या है? N इज एनी इंटीजर। ये क्या है? कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम यहां से अगर n हमें कहीं पे निकालना हो तो क्या लिखोगे? MFM अपॉन EFM। अब ये MF के बाद एक M कहां से आ गया? ये फॉर्मूला डिफाइन करता है। अब जब हमें n निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इससे हमें क्या मिलेगा? दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। जहां पे ये MFM क्या है, लिख लीजिए इसको। MFM क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक। ऐसे EFM क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे इसका मास निकाल लिया तो EFM होगा, इसका मास निकाल लिया तो MFM हो जाएगा, और MFM अपॉन EFM कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? N मिल जाएगा। ये N, और ये N हमेशा क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसको आप नोट कर लो। फिर हम आप कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकें। ओके, नोट कीजिएगा इसको। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इस EF और MF के लिए? देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो दिया गया है एसिटिलीन और बेंजीन के लिए, वो दोनों के लिए क्या दिया गया? CH दिया गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला और बेंजीन और एसिटिलीन के लिए दिया गया है कि CH है, ठीक है। और MFM दिया गया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है एसिटिलीन और बेंजीन का दिया गया है कि 26 और 28 है। तो कहता है देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि आपको, हम लोग एसिटिलीन के केस की बात करते हैं। एसिटिलीन के लिए बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है CH है, तो हम यहाँ से EMFM निकाल सकते हैं, EFM निकाल सकते हैं ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, तो हो गया 13। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया गया है, MFM दिया हुआ है। MFM कितना दिया हुआ है? 26, ठीक।
तो अभी हमने जस्ट पहले आपको क्या लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, MFM अपॉन EFM, MFM अपॉन EFM, यही लिखा है। देखो MFM कितना है 26, EFM कितना है 13, तो आ गया क्या, n की वैल्यू 2 आ गया। जब n की वैल्यू 2 आती है और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होता है तो MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। क्या बताया था, n टाइम्स CH n टाइम्स EF, यही बताया था ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स CH, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया C2H2। ये क्या है, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमें पता भी है एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेंजीन के लिए। किसके लिए बात करते हैं, बेंजीन के लिए। चलो बेंजीन का भी EF कितना है भाई, यही है CH। EFM कितना होगा, इतना ही होगा जितना ऊपर था 13। और MFM कितना दिया है भाई आपको, ये दिया है 78। तो यहां से हम लोग n कैलकुलेट कर सकते हैं। n कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 78/13, तो n की वैल्यू 6 आ गई। तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, 6 टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। तो ये फॉर्मूला क्या मिल गया C6H6, और हमें पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H6 ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। समझ में आ गया बच्चा ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका बेंजीन का, और ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका हो गया, एसिटिलीन का। तरीका समझ गए आप, चलो तरीका समझ गए तो और कुछ है ही नहीं इसमें, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड n फॉर द फॉलोइंग। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बताना है और n की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स दिए गए हैं सबके लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है और उसके बाद n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो तो हम लोग 1 by 1 करते हैं इसको, और इसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं जब आपको कंपाउंड दिया हो, और उसके बाद n की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो पहला जो कंपाउंड दिया गया है, बोला गया है H2O2। अब इसमें देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, इसको हम लोग HO लिख सकते हैं ना। ठीक, HO लिख लिए हैं। अब यहाँ पे इसमें किससे मल्टीप्लाई करने पे H2O2 मिलेगा 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। या तो आपको ऐसे निकालना है, इसका मास निकाल लीजिए फॉर्मूला मास, और इसका फॉर्मूला मास निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको n की वैल्यू 2 ही मिलेगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है B2H6। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, कॉमन मिल सकता है, 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा BH3। तो यहाँ से 2, ये n की वैल्यू हो गई। फिर इस तरीके से हम लोग FeSO4 की बात करते हैं, तो क्या FeSO4 में कोई चीज़ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसको FeSO4 को FeSO4 ही रहने दिया। यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्म n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। अगले की बात करते हैं N2O4 है, तो 2 4 से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा NO2, और यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। अब अगला देखो C4H10 में देखिए अगला क्या है C4H10 में क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो क्या मिल जाएगा C2H5, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। अगला क्या है CH3COOH, यहाँ पे देखो कितना है H4 है, O2 है, 2 कार्बन है, तो 2 बाहर ले लो तो क्या मिल जाएगा CH2O, ये मिलेगा CH2O। अब देखो यहाँ से कितना बाहर लिया 2 बाहर लिया, तो n की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। अब अगला देखो C12H22O11। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने आप बाहर ले पाओगे, क्या कुछ बाहर ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, जो सब में से कॉमन हो तो नहीं ले पाओगे, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा C12H22O11 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
अब अगला बात करो Al2O3, तो Al2O3 में से भी आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पाओगे, तो इसको भी ऐसा ही रहने दो, यहां भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अगला देखो Ca3PO4 का ट्वाइस, अब यहां से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, तो इसको भी Ca3PO4 का ट्वाइस ही रहने दो, तो ये भी यहां से भी n की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। लेकिन लास्ट में देखो क्या है C6H12O6, अभी आपने किया इसमें से 6 बाहर ले लोगे तो क्या मिल जाएगा CH2O, और यहां पे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12, अरे 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने सारे जो भी कंपाउंड्स गिवन थे उन सब के लिए हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और उनके रिस्पेक्ट में हम लोग n निकाल लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग n फाइंड कर सकते हैं। समझ गए होंगे काफी अच्छे से, समझ आ गया? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करेंगे किसी कंपाउंड का। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर मान लो हमको किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन परसेंट ऑफ एलिमेंट, मीन्स उसमें एलिमेंट कितना परसेंटेज दिया हुआ है उसी के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। अब देखो इसके लिए क्या होगा, एक टेबल मैं आपको बनाना बता दे रहा हूं। ये टेबल आप क्वेश्चन बना लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कौन सा टेबल है। देखो, सबसे पहले जो होगा आपका, सबसे पहले आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट का टेबल बनेगा। ठीक, सबसे पहला टेबल क्या होगा, एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं। ठीक, दूसरा उनका परसेंटेज गिवन रहेगा, वो आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंट ऑफ एलिमेंट, इसका टेबल बनेगा। ठीक है, ये दूसरा टेबल हो गया। तीसरे टेबल में हम लोग क्या बनाएंगे, तीसरे टेबल में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं वो निकालेंगे। और वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा कि जो परसेंटेज दिया होगा और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मीन परसेंटेज तो यहां गिवन होगा और एलिमेंट पता है, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे और उसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अगले चलते हैं, अगला टेबल किसके लिए होगा, अगला टेबल होगा रिलेटिव रेशियो के लिए, रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो के लिए। ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव रेशियो जो होगा, ये होगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो अभी आप निकाले हो, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन लोवेस्ट नंबर। मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाले हो, ऊपर तो नंबर ऑफ एटम्स इसका रखोगे इस एलिमेंट का, और अपॉन जो सब में से छोटा होगा, जो इस नंबर ऑफ एटम्स का सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या देगा, रिलेटिव रेशियो देगा। फिर इसके बाद लास्ट जो हमारा कॉलम होगा वो क्या होगा, पांचवा कॉलम होगा सिंपलेस्ट रेशियो का, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो का कॉलम होगा। और ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव रेशियो इनटू इसका जो लोवेस्ट नंबर होगा, इसका जो लोवेस्ट नंबर होगा, लोवेस्ट नंबर, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो मिलेगा। सिंपल रेशियो मिल गया तो हमारा काम हो गया, एलिमेंट मिल गया, सिंपल रेशियो मिल गया, तब वही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 5 टेबल आपको बनाने होंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा
ये 5 टेबल आप बनाओगे तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लोवेस्ट नंबर मतलब इसका लोवेस्ट नंबर रखेंगे अगले वाले में, ये नहीं कि यहां जो लोवेस्ट नंबर दिया हुआ है ये तो यहां से आएगा, इसका लोवेस्ट नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर जाएगा और इसका जो लोवेस्ट नंबर होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे करना है। अब देखो टेबल में हम लोग इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, अगर टेबल हमें बनानी है तो हम शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे, ये पूरी चीज़ें निकालेंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लो। जैसे पहला टेबल क्या है हमारा, एलिमेंट का है, तो एलिमेंट तो हम लोग लिखेंगे, एलिमेंट तो हम लोग लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, बस परसेंटेज डाल देंगे। ठीक, तीसरे में क्या लिखेंगे, ए एटॉमिक नंबर परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, बस इतना लिखेंगे। ठीक है, चौथे में क्या आएगा, रिलेटिव रेशियो, आर आर इज इक्वल टू लिखेंगे ए अपॉन लोवेस्ट नंबर, ए अपॉन लोवेस्ट नंबर। अब फिर इसके बाद आएगा क्या, अब इसके बाद सिंपल रेशियो जो होगा वो क्या लिखेंगे, आर आर इनटू इसका लोवेस्ट नंबर, किसका लोवेस्ट नंबर, इसका लोवेस्ट नंबर। बस इतना ही टेबल में हम अब जो टेबल बनाएंगे क्वेश्चन में वो हम बस इतना ही लिखेंगे। इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमें बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो इतना लिखेंगे तो टाइम हमारा बहुत जाने वाला है, तो हमें टाइम सेव करेंगे क्योंकि हम लोग को कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। तो कॉम्पिटिशन में जितना टाइम आप बचाएंगे उतना ही क्वेश्चन आप ज्यादा डील कर पाएंगे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही हेडिंग में लिखेंगे और उसके नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलो नोट करो। चलो बच्चों, अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, जिसमें 80% क्या है, कार्बन है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30 और आपको MFM दिया है हाइड्रोकार्बन का कि 30 है, देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, दोनों कैलकुलेट आपको करने के लिए बोला है। तो देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वही टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो टेबल बनाने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहला होगा एलिमेंट, एलिमेंट होगा। दूसरा क्या होगा, परसेंटेज। तीसरा क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ये क्या होगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। फिर अगला क्या होगा, रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इनटू लोवेस्ट नंबर। फिर अगला क्या होगा, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है, रिलेटिव रेशियो इनटू स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया। अब देखो चलो, ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया, बन गया टेबल। अब देखो यहाँ पे, अब कोई बच्चा कहेगा सर इसमें तो एक ही एलिमेंट का एलिमेंट दिया हुआ है कि 80% कार्बन है, तो हम लोग टेबल क्यों बना रहे हैं। अरे बच्चा ये देखो कि वो क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन है। तो अगर पहला जो है कार्बन दिया हुआ है, इसका परसेंटेज 80% दिया गया है, तो दूसरा इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, और टोटल हाइड्रोजन है। मिल गया। अब आगे चलते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज 80 अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो इसको डिवाइड कर दो तो 20/3। इसको हमेशा मिनिमम में लिखते हैं, लीस्ट में लिखते हैं। अब चलो यहाँ इसका भी कर निकाल लो, 20/1। 20/1 तो क्या मिल गया, 20। अब रिलेटिव रेशियो निकालना है तो पहले एटॉमिक नंबर लिख लो, इसका नंबर ऑफ एटम्स लिख लो 20/3। सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपॉन में था, ये हमने गलती कर दिया। एटॉमिक नंबर अपॉन लोवेस्ट नंबर, हाँ। तो अब यहाँ बताओ 20/3 और 20 में छोटा कौन है, 20/3 छोटा है ना, तो इसका मतलब 20/3 एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हो गया और 20/3 लीस्ट नंबर हो गया। तो डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 1। अब यहाँ पे देखो
20 दिया हुआ है और इसमें हमने 20/3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 3 मिल गया। अब देखो हमें रिलेटिव सिंपल रेशियो निकालना है तो क्या बोला है रिलेटिव नंबर रिलेटिव रेशियो इनटू इन दोनों में छोटा क्या होना है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मिल गया ये 3 है इनटू 1 किया तो क्या मिल गया 3 सिंपल रेशियो मिल गया। तो इसका मतलब अब हम लोग EF तो निकाल सकते हैं ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C1 हो गया H3 हो गया CH3 ये हमारा क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको मिल गया। अब वो बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा N के लिए क्या होगा MFM अपॉन EFM यही बताया था ना। अब इसीलिए देखो क्वेश्चन में MFM उसने दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है भाई 30 है तो यहां पे 30 रख दिया अपॉन EFM निकाला तो 12 + 3 15 रख दिया तो ये क्या मिल गया 2। जब N की वैल्यू 2 मिल गई तो हम लोग MFM निकाल सकते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स EF मतलब CH3 तो ये क्या मिल गया इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया क्या मिल गया C2H6 ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको मिल गया और एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अगर मैंने पहले भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया होगा तो सही कर लेना बेटा वो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन लीस्ट नंबर या लोवेस्ट नंबर है याद रखिएगा ठीक है। यहाँ डिवीजन में है वहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्वेश्चन हो गया छोटा सा क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा नोट कर लो तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग और लेंगे ओके। चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन और देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कहता है कि एक कंपाउंड है किसका कंपाउंड है जिसमें क्रोमियम पोटेशियम और ऑक्सीजन है ठीक है और दिया हुआ है कि इसमें जो है 26.6% जो है पोटेशियम है और 38% जो है ऑक्सीजन है ठीक है ये दो दिया हुआ है और कहता है इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज 294 देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे बच्चों क्या करेंगे सबसे पहले वही हम लोग टेबल बनाएंगे टेबल बना लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहला क्या टेबल होता है एलिमेंट का ठीक अगला क्या होता है परसेंटेज का फिर तीसरा क्या होता है ए मतलब नंबर ऑफ एटम्स का ये क्या होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। फिर अगला क्या होता है रिलेटिव रेशियो क्या होता है कि ए अपॉन लोवेस्ट नंबर ठीक है। अगला क्या होता है सिंपल रेशियो तो ये क्या होगा रिलेटिव रेशियो इनटू लोवेस्ट नंबर यहाँ का ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट लिखेंगे उनका परसेंटेज लिखेंगे फिर उसके बाद उनका नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे फिर रिलेटिव रेशियो निकालेंगे फिर उसके बाद सिंपल रेशियो निकालेंगे और हमारा काम आज खत्म हो जाएगा। तो चलो एक एक करके निकालते हैं भाई। एलिमेंट देखो क्या क्या दिया गया है एक तो दिया है क्रोमियम सबसे पहले हम लोग जो दिया उसको पोटेशियम दिया हुआ है फिर उसके बाद क्रोमियम दिया है फिर उसके बाद ऑक्सीजन दिया है ठीक। अब परसेंटेज देखो पोटेशियम का तो दिया है 26.6% फिर ऑक्सीजन का दिया है 38%। अब देखो ये दो दे दिया तीसरा नहीं दिया तीसरा तो आप निकाल सकते हो ना 100 में से दोनों का सम माइनस कर दो तो 100 में से दोनों का सम माइनस करोगे तो कितना आएगा 35.4% ठीक है। अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 26.6 अपॉन पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 39 तो यहाँ से इसको सॉल्व करो। क्रोमियम का कितना होता है 52 तो ये हो गया 35.4 अपॉन 52। ऑक्सीजन का 38/16 सॉल्व कर लो भाई सॉल्व करो देखो कितना कितना आता है डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लो तो ये देखो 0.68 आएगा
ये भी 0.68 आएगा, आपको इसको डिवाइड करना है सब। और नेक्स्ट जो आएगा 2.4, ये मिल गया। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 0.68। तो अब हम रिलेटिव रेशियो निकालते हैं, तो 0.68 अपॉन 0.68 क्या मिला? 1। यहाँ भी 0.68 अपॉन 0.68 क्या मिला? 1। यहाँ पे 2.4 अपॉन 0.68, तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा? 8 3 24, 6 3 6, 240 अपॉन 68, तो ये मिलेगा लगभग 3.5। ये कितना मिलेगा? 3.5। ठीक, अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? अब देखो यहां पे एक चीज और ध्यान रखो कि जब ये डेसिमल में आ जाए, जब ये डेसिमल में आ जाए तो एक काम आपको और करना है। इसको डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा? सबसे छोटा वाला कौन होगा? मतलब देखो हमें सिंपल रेशियो निकालना है। सिंपल रेशियो जो होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया कि 2 into 1, 2, ठीक है। अब देखो इसका जो सिंपल सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1 ही है, सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 है। अब हमें क्या करना है? इसका जो डेसिमल में आ रहा है इसको फ्रैक्शन उसमें चेंज कर लो कि डेसिमल में ना आए। तो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई सब में कर देते हो तो ये 7.0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हम इधर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जब सिंपल रेशियो निकालेंगे वहां पे इसका वो नंबर यूज करेंगे। और 2 into इसका सबसे छोटा क्या है? 1, और इसका यहाँ भी 2 into 1, और यहाँ क्या हो गया था? यहाँ हो गया था 7। ठीक है, तो 7 into 1, तो ये मिल गया आपको 2, ये मिल गया आपको 2, ये मिल गया आपको 7। तो अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EF, देखो K2 Cr2O7, ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम पता है ना? तो ये हमारा क्या आ गया? EF आ गया। बेटा इस क्वेश्चन को कराने का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ जाओ कि जब भी यहां पे डेसिमल आएगा तो आपको क्या करना है? डेसिमल को हटाना है, आपको होल नंबर में नंबर लेना। सिंपल रेशियो मतलब नंबर होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या किया? जो भी यहाँ पे करना पड़े 2 से 3 से मल्टीप्लाई वो करना पड़े वो आप कर लेना, और इसका लोवेस्ट वाला ही ले लेना, वो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो रखना। तो 2 से यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो वो नंबर्स हो गए हमारे। और सबसे लोवेस्ट क्या है? 1 है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया? EF आ गया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया था तो आप N निकाल सकते हो। N निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो MFM दिया है 294, कितना दिया है? 294, और आपको EFM निकालना है। इसका EFM निकालोगे तो इसका भी EFM आएगा 294, आप निकाल लेना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1। तो इसका मतलब जब ये 1 मिल गया तो आपका MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा, K2Cr2O7। तो इसका मतलब है यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों सेम होते हैं। समझ में आ गया? तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने से कर लेंगे, और जब हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा तो वहां पे हम फिर से 2-3 क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बस ये समझ लीजिएगा यहाँ पे ये क्या किया गया है कि बस यहाँ पे जब ये फ्रैक्शन में आने लगे, डेसिमल में आने लगे, तो आपको उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम और आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।